वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो प्राइस एक्शन को इन डेप्थ समझेंगे। ये हमारे चैनल का सबसे लंबा वीडियो होने वाला है। तो ये बेसिकली एक क्रैश कोर्स होने वाला है। ये 1-2 घंटे का वीडियो हो सकता है। तो अगर आपके पास अभी समय नहीं है, इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, सेव कर लो या फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। और जब भी आपके पास टाइम हो इस प्राइस एक्शन के कोर्स को देख लेना। बिकॉज जो लोग लाखों लेके पढ़ा नहीं पाते, मैं आपको जो फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल करके दे रहा हूं। मैं भी इसे बेच सकता था और लाखों पैसे छाप सकता था, बट नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आपको फ्री देना है। देखो, प्राइस एक्शन को शुरुआत करते हैं। प्राइस एक्शन, इसके नाम में लिखा है प्राइस, यानी कि प्राइस के पास जो भी एक्शन हो रहा है ना, इसकी हिस्ट्री के अंदर जब भी प्राइस के आसपास, एक पर्टिकुलर प्राइस के आसपास जब एक्शन हो रहा है, उस डेटा पॉइंट्स को गैदर करना। और फ्यूचर के अंदर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो फ्यूचर के अंदर भी वही प्राइस के आसपास एक्शन देखने मिल सकता है। इसे ही हम लोग जो प्राइस एक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, पर्सनल एग्जाम्पल। फ्रॉम लास्ट 2 years वी आर सेलिंग बुक्स ऑन अमेजॉन। तो ई कॉमर्स का ये जो प्लेटफॉर्म ने हमने क्रैक कर लिया। और कैसे क्रैक किया, 2 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको जो ट्रेडिंग के एग्जाम्पल में देता हूँ। देखो, हर एक जगह पे ट्रेडिंग होती है। बिजनेस कर रहे हो यानी कि किसी चीज को आप बेच रहे हो। शेयर मार्केट के अंदर भी सेम है। ट्रेडिंग मतलब क्या, आप किसी चीज को बेच रहे हो, कोई खरीदने वाला है, तभी आप जो है वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो कोई बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है। तो ई कॉमर्स के अंदर भी जब हम लोग किताबें बेचते हैं, मैं आपको एक प्राइस एक्शन का एग्जांपल देता हूं। एक पर्टिकुलर प्राइस के आसपास जब हम लोग किताब को बेचते, कैसे एक्शन आता है मैं आपको दिखाता हूं। देखो, हमारी किताब जो है ना, जब हम लोग कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास स्टॉक थोड़ा सा कम पड़ जाए, तो सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, हमारा स्टॉक खत्म ना हो जाए, तो ज्यादा ऑर्डर्स आए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। या फिर कोई ऑफर नहीं चल रही वगैरह, तो हम लोग प्राइस को नॉर्मली 229 या फिर 239 के आसपास रखते हैं। उस वक्त वो प्राइस जब हम लोग रखते हैं ना, हमने नोटिस किया हमारा सेल जो है नीचे जाने लगता है। इतनी डिमांड नहीं होती उस, मतलब मॉडरेट लेवल पे हम लोग बेचते ही है, बट उतनी डिमांड नहीं होती है। बट जैसे ही हम लोग जो प्राइस को चेंज करके रख देते हैं 199, यानी कि जैसे 200 के नीचे आता है प्राइस हमारा बुक का, तो अचानक से काफी डिमांड बढ़ जाती है। तो हमें ओवर द इयर्स इतना पता है कि 200 के नीचे जब हम लोग हमारी बुक को बेचते हैं 189, 199, तो एक अलग कैटेगरी के साथ वो compete करती है। एंड काफी सारा 199 के पास जो एक्शन आने लगता है। तो जब हमारे पास किताबें ज्यादा होती है, फिर हम लोग 199 के पास या फिर ऑफर के समय बेचने लग जाते हैं, राइट। तो यही होता है यार, एक पर्टिकुलर लेवल पे बेसिकली एक्शन आना। सेम स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये जो है एग्जांपल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। सी, स्टॉक मार्केट के अंदर भी क्या होता है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। सो यहाँ पर ये आपका प्राइस आ गया, ये यहाँ पर जो 100 से लेकर 300, 500 और ये 1000 आप मान के चलो। और ये आपका नीचे जो है ना डेट है, राइट। सो आपका जो चार्ट, जो एक प्राइस होता है ना, अगर समझो मान लो इन्वेस्टर को लग रहा है ये प्राइस 300 के आसपास आ रहा है, बट ये जस्टिफाई नहीं कर रहा 300 के प्राइस को, थोड़ा सा महंगा लग रहा है, तो इस लेवल पे ना, इस लेवल पे ये जो 300 का लेवल है, यहाँ पर सेलिंग आने लगती है। तो काफी सारे सेलर आ जाते हैं। तो ये 300 के आसपास आने के बाद प्राइस के अंदर एक एक्शन आने लगता है। वो एक्शन होता है सेलिंग का। एंड इसी लेवल से जो फिर ये जो प्राइस नीचे गिरने लगता है। और जैसे ये 200 के लेवल के आसपास आता है, 199 के आसपास आता है एग्जाम्पल, तो यहां पर जो इन्वेस्टर होता है, जो मार्केट के अंदर बायर होता है ना, उसे लगता है कि ये जस्टिफाई लेवल है, ये परफेक्ट लेवल है इसे बाय करने का। तो इस लेवल पे काफी सारे बायर्स आने लग जाते हैं। एंड अगेन प्राइस को जो ये बूस्ट अप कर देता है, बिकॉज बायर्स बढ़ जाते हैं, सेलर कम हो जाते हैं। ऊपर यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि ये नहीं यार, ये काफी बढ़ चुका है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होने लगता है, प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। तो ये जो प्राइस के आसपास एक्शन आ रहा है, इसे ही आपको जो प्राइस को देख के समझना है और इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके इन प्राइस की मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करके फ्यूचर के प्रेडिक्शन को करना है। दैट्स इट। यहीं पे प्राइस एक्शन खत्म भी होता है और शुरू भी होता है, बिकॉज यहां पर भी और बहुत सारी चीजों के अंदर हम लोग अभी बढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग चार्ट के अंदर भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते, वो है टाइप्स ऑफ एनालिसिस।
देखो मार्केट के अंदर जब आप आते हो, एक कॉमन सा वर्ड है टेक्निकल एनालिसिस। जब आप चार्ट को देख रहे हो तो इसे हम लोग इन जनरल टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। बट यहां पर बहुत अलग अलग तरीके से आप जो ट्रेडिंग कर सकते हो और एनालिसिस भी कर सकते हो। बस एक ऊपर ऊपर से समझ लेते, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है यहां पर जो है टेक्निकल एनालिसिस, जहां पर जो इसके अंदर क्या क्या आता है, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, इस तरीके से जो आप इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स लगाते हो, इसे हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा समझते हैं। ओके, इसके बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो इसके अंदर ना बेसिकली मैथमेटिक इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर जो काफी सारे फॉर्मूलाज, पिछले डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करके फॉर्मूलाज के थ्रू यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। और तीसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हम लोग जो कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह रीड करते हैं। लास्ट होता है प्राइस एक्शन, और आज हम लोग जो प्राइस एक्शन की बात करने वाले। सो सिंपल है, प्राइस एक्शन के ऊपर बढ़ते। इंडिकेटर भी हालांकि अच्छे अच्छे होते, काफी लोगों को लगता है बस ये लैगिंग होते। यस, दे आर लैगिंग इन नेचर, बट फॉलो कर लो हमारे चैनल के लिए। आगे आने वाले सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन से बेस्ट इंडिकेटर है जो आपको जो है लैग भी नहीं करते और अच्छा खासा आपका जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आसान होते। तो आगे हम लोग सीखने वाले टाइप्स के चार्ट क्या होते हैं। तो काफी लोगों को लगता है बस हम लोग देखते आए कैंडल स्टिक ही होते हैं चार्ट के ऊपर, तो कैंडल्स ही होंगे, बट नहीं। आप जो चार्ट के ऊपर जाएंगे हम लोग तो आपको मैं बताऊंगा, आप जो कैंडल स्टिक को चेंज करके इसे आप जो लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसे आप जो है बार्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर हेकेनशी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से हेकेनशी दिखता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसके मतलब भी समझते। सी, हम लोग आ चुके चार्ट के अंदर। ये आज का मेरा ट्रेडिंग सेशन था, इसे हम लोग हाइड करते हैं, राइट। तो ये आपके लिए सिंपल, इसे भी हम लोग रिमूव कर देते हैं और ये ईमेल लगाया था। ओके, सो अभी हम लोग प्लेन चार्ट को देख रहे हैं। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये सारे कैंडलस्टिक आपको दिख रहे हैं। ओके, सो ये जो कैंडलस्टिक है इसे आप चेंज कर सकते हो। ऊपर अगर आप जाओगे तो इन कैंडल्स को आप जो चेंज कर सकते हो। ऊपर आप देख लो बार्स का भी एक ऑप्शन है। अगर आप बार्स सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने आपको बताया बार्स आ जाते, तो इनको भी लोग चूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा है पॉपुलर है लाइन। तो यहां पर आप देख लो, अब ये लाइन फॉर्मेट में आ गया। चार्ट का काम क्या होता है, चार्ट का काम है आपको दिखाना कि पर्टिकुलर एसेट का प्राइस कैसे मूव कर रहा है, बस यही तो है। यहाँ पर एग्जाम बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसकी जगह पे आप एज्यूम कर लो मेरी बुक का चार्ट होगा। तो बस प्राइस कैसे, किस पर्टिकुलर प्राइस पे जो ये किताब सेल हो रही है, ये बस दिखाना इस पर्टिकुलर चार्ट का काम है। दैट्स इट, ये कुछ और नहीं होता। तो अगर मुझे यहाँ पर अगर लेवल आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर आके जो चार्ट बार बार या तो गिर रहा है या फिर सपोर्ट लेके ही ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो लेवल है ना, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो लेवल है ना, यहाँ पर आके जो बार बार ये चार्ट 2 बार गिर चुका है, उसके बाद तीसरी बार गिर चुका है, एंड नीचे ये जो लेवल है इसके पास आके जो काइंड ऑफ जो है बार बार इस जोन के आसपास आके जो सपोर्ट ले रहा है। सो अगर अब जो इसे मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर मैं इसे कैंडल्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो हमारे पास एक लेवल मिल जाएगा। देख लो अब मैंने कितनी आसानी से एक पर्टिकुलर चार्ट का रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर देखो हमने ये ड्रॉ किया कि इस लेवल पे आके जो है चार्ट बार बार गिर रहा है। ये यहाँ पर देख लो 4 से 5 बार ये गिरा, यहाँ पर नीचे से काफी बार जो ऊपर उठा है। तो मैं ये बता सकता हूँ, ये जो किताब है, एग्जाम्पल ले लो, ये जो किताब है 48,440 के पास आके जो आने के बाद लोगों को ये सस्ती लगती है, और जब ये 48,600 के पास जब आती है तो लोगों को महंगी लगने लगती है, तो इसे बेच देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है प्राइस एक्शन या फिर चार्ट का जो ट्रेंड वर्क करता है। आई होप कि आपको समझ में आए। तो ये जो अलग अलग चार्ट्स होते हैं जिन्हें आप जो है चेंज करके लगा सकते हो। एरिया चार्ट भी होता है, यहाँ पर आप देख लो ये जो माउंटेन्स की तरह दिखता है बेसिकली। तो इस तरीके से आप जो इनको चेंज कर सकते हो। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के पास। तो अभी हम लोग आ चुके कैंडल स्टिक के ऊपर। अभी हमने देखा कि चार्ट कैसे वर्क करता है, चार्ट कैसे घूमता है, किस टाइप से आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। हमने लाइन चार्ट भी देखा, बट यार कैंडल स्टिक में जो मजा है ना वो किसी और चार्ट में नहीं है। तो बेसिकली कैंडल्स किस तरीके से वर्क करती है, क्या कैंडल्स का मीनिंग होता है, फिर और किस टाइप की कैंडल स्टिक वगैरह आती है, वो भी शॉर्ट में समझ लेते हैं।
देखो कैंडल बनती कैसे, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। ये कैंडल दिखती है इस तरीके से, कुछ कैंडल दिखती है, अलग अलग शेप एंड साइजेस में कैंडल बनती है और कलर दो होते हैं इसके, ग्रीन और रेड। अब यहां पर आप देख लो, ये जो कैंडल का ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कैंडल की बॉडी, राइट। और ये जो नीचे आपको स्टिक्स नजर आ रही है या फिर इसे ये जो शैडो नजर आ रही है, इसे हम लोग शैडो कहते हैं। ये जो स्टिक नजर आ रही है इसे या फिर हम लोग विक कहते हैं। अब ये जो बॉडी है बेसिकली अगर एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल यानी कि जो है डाउन ट्रेंड को दिखाता है, बियरिश सिग्नल को दिखाता है, यानी कि जो कैंडल नीचे आई है। तो अगर रेड कैंडल है यानी कि ऊपर से नीचे उसका फ्लो या फिर डायरेक्शन है। तो ये ओपन यहां पर हुई है, ये जो प्राइस बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा इसे हम लोग कहते हैं ये इसकी ओपनिंग है, राइट। यहां पर ओपन हुआ है, ये यहां पर नीचे जो बॉडी क्लोज हुई है इसे हम लोग क्लोजिंग कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर जो जब कैंडल बननी शुरू हुई, एक टाइम फ्रेम, अभी आपको टाइम फ्रेम की जब बात करेंगे वहां पर हम लोग आएंगे। अभी फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट की कैंडल है, तब ये जो 100 रुपए पे थी, यहाँ पर ये चार्ट इस तरीके से आप मान लो, तो ये 100 रुपए पे थी। बट जैसे 5 मिनट, ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल है, 5 मिनट खत्म होते होते ये जो है 80 रुपए के आसपास आके क्लोज हुई। यहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस है। बड़ी अब और भी नीचे गई थी, ये जो शैडो है ना ये इसकी चाल को दर्शाता है, यानी कि ये और नीचे गई थी इस लेवल तक, यानी कि 70 तक ये गई थी, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई, रुक नहीं पाई, ऊपर आके 80 पे ये क्लोज हुई। और उसी तरीके से जो ऊपर आपको दिख रहा है, यहां से ओपन हुई थी 100 रुपए पे, एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम के दौरान वो जो कैंडल बनती रहती है उस वक्त वो जो है 120 रुपए तक भी गई थी, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई, रुकी नहीं। अदरवाइज अगर यहां पर ऊपर जाके क्लोज होती तो ये ग्रीन कैंडल होती, ये इसका ओपनिंग होता, फिर ये इसका क्लोज होता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर रुकी नहीं, 120 के आप ऊपर जाके जो और नीचे आ गई, तो ये 100 के नीचे आ गई, तो फिर अगेन ये जो है एक रेड कैंडल बन गई। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आप देख लो, ये इसका चार्ट समझ लो, ये यहाँ पर इसका जो प्राइस आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल, ये इसकी बॉडी, ये इसका शैडो। अब एक ग्रीन कैंडल है यानी कि जो है एक बुलिश सिग्नल को दिखाता है, बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो ग्रीन यानी कि जो नीचे ओपन हुई होगी और ऊपर जाके क्लोज हुई होगी, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये सिंपल है कि यहां पर इसकी ओपनिंग हुई होगी, बिकॉज यहां पर प्राइस 100 रुपए है और ये जो अगर समझो मान लो 200 रुपए और 300 के आसपास जा रहा है, तो ये ग्रीन कैंडल है, तो नीचे ओपन हुई, यानी कि जो 100 रुपए के आसपास इसकी जो ओपनिंग है, बॉडी की जो ओपनिंग होती है इसे हम लोग ओपनिंग कहते हैं। और बॉडी जहां पर क्लोज हुई, ये जो है कैंडल 5 मिनट की एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आके जो 200 रुपए के आसपास क्लोज हो गई, और ये 5 मिनट के दौरान उसका जो टाइम फ्रेम है उस दौरान ये 300 रुपए के आसपास भी गई थी, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई। देन अगेन नीचे आके यहाँ पर जो क्लोज हो गई, तो यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, एक लो बनाया था, इसे हम लोग लो कहते हैं। यहाँ पर देखो 100 पे ओपन हुई थी, यहाँ पर 90 तक गई थी, तो ये इसका जो बेसिकली लो है। यहाँ पर इसका जो है हाई हो गया, बट अगेन बियरिश कैंडल के लिए थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पर इसका ओपन, ये क्लोज, और ये इसका लो एंड ये इसका जो है हाई हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। इस तरीके से जो कैंडल्स बनती है। अभी हम लोग और थोड़ी सी कैंडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर समझो मान लो कोई एक कैंडल इस तरीके से बनी है, इसे हम लोग कहते हैं हैमर कैंडल। वो जो हथौड़ा नहीं होता, हथौड़ा, तो ये जो हथौड़ा होता है ना, इस तरीके से ये जो कुछ शेप बनता है इसे हम लोग हैमर कैंडल कहते हैं। अब ये क्या दिखाता है कि ये नीचे तक आई थी काफी ज्यादा, बट इतना ज्यादा नीचे आके फिर अगर ऊपर गई तो ये जो एक बुलिश साइन दिखाती है कि ये जो प्राइस नीचे आने लगा, बट बायर्स ने उसे फिर से हावी कर लिया, तो नीचे आने के बावजूद भी ऊपर जाके क्लोज हुई। तो इस तरीके से ये जो हैमर बना, तो ये दिखाता है कि अब जो एक ट्रेंड आ सकता है, उसे हम लोग आगे आने वाले सीरीज के अंदर समझेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूं, एक कैंडल होती है जिसे हम लोग जो है मारीबुजू कैंडल कहते हैं। ये कंप्लीट बड़ी ग्रीन या फिर एक रेड कैंडल होती है, जो कि एक अप ट्रेंड या फिर एक बुलिश या फिर बियरिश ट्रेंड को दिखाती है, उसके कलर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसकी शैडो काफी छोटी होती है या फिर नहीं होती है। अगर एक ग्रीन कैंडल है डाउन ट्रेंड के बाद, तो इसे हम लोग मारूबुजी एक बुलिश कैंडल समझते हैं, या फिर अगर एक रेड कैंडल हो गई तो इसे हम लोग जो एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत समझ लेते हैं, जिसकी शैडो काफी कम होती है। और भी काफी सारे कैंडलस्टिक है, जैसे कि अगर एक रेड कैंडल के एक ग्रीन कैंडल के पहले अगर एक रेड कैंडल बनी, एक छोटी सी,
और दूसरी वाली जो कैंडल यहाँ पर जो बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, इसने जो पूरा पिछली वाली पहले वाली कैंडल को अगर इसने पूरा का पूरा खा लिया है, यानी कि उससे बड़ी बनी है ऊपर भी और नीचे भी, तो ये रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इसे हम लोग जो बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं, यानी कि बुलिश रिवर्सल आने वाला है, या फिर अभी चार्ट जो ऊपर जा सकता है, बिकॉज जो पिछली रेड कैंडल थी उसे कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया है। एनगल्फ यानी कि कंप्लीटली निगल जाना। तो उस तरीके से जो अगर निगल जाती है ग्रीन कैंडल रेड को, तो ये अप ट्रेंड को दर्शाती है। अगर एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल को निगल जाती है इस तरीके से, तो एक डाउन ट्रेंड को दर्शाती है। सो इस तरीके से कैंडल्स का भी इंडिकेशन होता है, जो कि हम लोग कैंडलस्टिक के सीरीज के अंदर समझेंगे। आई होप कि आपको कैंडलस्टिक कैसे बनती है, कैंडलस्टिक का क्या सेंस होता है मार्केट के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये आपको जो है समझ में आया होगा। बिकॉज जैसे कैंडलस्टिक मूव करती है, कैंडलस्टिक इज नथिंग बट प्राइस की मूवमेंट को दिखा रही है। अगर प्राइस की मूवमेंट कैंडलस्टिक में आपको नजर आ रही है, तो कैंडलस्टिक को देख के भी एक प्राइस की मूवमेंट का अंदाजा लेके आप जो प्रिडिक्शन कर सकते हो, जो आके आने वाले वीडियोस के अंदर अभी हम लोग समझने वाले। अभी यहाँ पर हम लोग आ चुके चार्ट के अंदर। अभी आप समझो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो इसका ओपनिंग है 48,560 के आसपास, ये इसका जो ओपनिंग है। बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पर आप देख लो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट क्लोज होते होते यहाँ पर आके जो है 48,553 पे क्लोज हुई है। और 5 मिनट के दौरान इसका शैडो जो विक बना है, इसका लो जो है यहाँ पर 48,553 के पास ही नीचे गई थी। और ये जो हाई बना है इसने बनाया है 48,585 के आसपास, राइट। तो इस तरीके से ये जो इसका हाई, ये लो। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन होता है हमारे चैनल के ऊपर, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए थे काफ़ी सारे, तो टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम कौन सा रखना है। एक स्ट्रैटेजी अगर मैंने बताई तो उसके अंदर भी पूछते हैं लोग कि यार ये टाइम फ्रेम कौन सा रखना है। आपने स्ट्रैटेजी लगाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखी, अगर 15 मिनट पे चलेगी नहीं चलेगी, तो उसे भी आपका उसका जो कंफ्यूजन है ना, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखो एक टाइम फ्रेम जो होता है ना, पहले चार्ट के ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पर मैं आपको जो है ड्रॉ करके भी समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर अभी आप देख लो, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आप नोटिस करना, मैं आपको दिखा, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप जो थोड़ा सा पास जाते हो, यहाँ पर आप देख लो, तो एक कैंडल यहाँ पर आपको जो दिख रही है, ये 5 मिनट को दर्शाती है। यानी कि 5 मिनट के अंदर जो भी यहाँ पर एक्शन हुआ है वो कैंडल के अंदर आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए जो हमने कैंडलस्टिक सीखा, अभी आपको आंसर देना है। ये जो रेड कैंडल है, इसका ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, लो क्या है, हाई क्या है, ये मुझे आपको जो कमेंट के अंदर बताना है। ओके, ये देखो, ये जो यहाँ पर ये 3 कैंडल, 1 2 3, यानी कि 5-5 मिनट के अगर 3 कैंडल, तो अगर इससे मैं इस चार्ट को 5 मिनट से 15 मिनट कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे आपको बताना है। होगा ये कि ये जो पिछली 3 कैंडल है, इन तीनों की बनकी एक ही कैंडल बन जाएगी। और वो क्या बनेगी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। वो बनेंगी ग्रीन कैंडल, बिकॉज ये यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर ये जो क्लोजिंग हुआ है, ये ग्रीन कैंडल बनेगी। और वो प्राइस भी अभी हम लोग मार्क कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से ये जो बॉक्स बना है, इसके अंदर ये जो है कैंडल इस तरीके से बनेगी। अब मैं इसे जो 5 मिनट से अभी ड्रॉ कर दिया मैंने, राइट, सब शैडोज को भी ड्रॉ किया, ये तीनों का मिला कि एक ही कैंडल बनेगा। अगर मैं इसे 5 से 15 बना दूंगा तो, राइट, तो अभी यहाँ पर आप देख लो, ये जो हमने ड्रॉ किया था, ये 3 कैंडल को मिलके एक ही मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था। बट जैसे मैंने 5 मिनट से 15 पे कन्वर्ट किया, तो एक ही कैंडल के अराउंड ये बॉक्स आ गया, बिकॉज 3 कैंडल की मिला के एक ही कैंडल बन गई। बिकॉज जो टाइम था हमने 15 मिनट कर दिया। तो सिंपल है, आपको आई होप के समझ में आ रहा होगा। तो जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते हो, एक कैंडल्स के अंदर सारी कैंडल्स मिल जाती है। टाइम फ्रेम बेसिकली वो दिखा देता है सारी कैंडल्स का। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इसे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसे ब्लैक कर देते हैं। ओके, तो ये नीचे आपका टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख लो, ये 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम है, ये और 5 मिनट यहाँ पर आ गया, या फिर और एक 5 मिनट। इस तरीके से अगर टाइम फ्रेम नीचे आपको दिख रहा है और ऊपर अगर कैंडल्स बन रही है, तो कुछ ये इस तरीके से दिखेगी, राइट। एक कैंडल बन गई 5 मिनट की, ये दूसरी कैंडल बन गई 5 मिनट की, और यहाँ पर जो है तीसरी कैंडल बनेगी। ओके, तो अभी ये जो आप 5-5 मिनट की कैंडल देख रहे हो, इसी के बगल में आपको जो सेम 15 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ। तो ये जो 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती,
यहाँ पर आप देख लो, यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, ये इसका क्लोजिंग है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से एक ही कैंडल बन जाती और ये जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम कवर करती। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, तो अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है, जैसे कि मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इसे सेट किया हुआ है। अब जब आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ज़्यादा नहीं, एक बॉक्स मतलब एक ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे वगैरह, तो ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट आपको चार्ट के अंदर नजर आ रही है। बट अगर आपको जो बेट लेनी है, तो एक ओवरऑल अगर आपको एक स्विंग ट्रेड लेना है कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे तो आप गलत हो जाओगे। कैसे? यहाँ पर आपको ये साइडवेज दिख रहा है, पर जैसे मैं इसे 15 मिनट से 1 डे कैंडल के ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो आपको नजर आता है भाई ये साइडवेज नहीं, ये तो पिछले कितने दिनों से गिर रहा है। यहाँ पर आप देख लो, एक इतना बड़ा जो है क्रैश आ चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी 53 से डायरेक्टली आ चुका है 48 के अंदर। तो अगर आपको जो स्विंग ट्रेड लेना है तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। राइट, इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर आपको जो ट्रेंड देखना है, एक लॉन्गर टर्म के साथ आप गेम खेलना चाह रहे हो, एक स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो आपको जो है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को देखना पड़ेगा। एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो आपको मार्केट का जनरल एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आपको जो 1 डे चार्ट या फिर 1 वीक चार्ट या फिर 4 आवर्स का कैंडलस्टिक का चार्ट आपके लिए सुटेबल है। बट उसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख लो, उसी तरीके से अगर आप जो डे ट्रेडिंग कर रहे हो और डे ट्रेडिंग में आप जो अगर इस तरीके से जो डे कैंडल के ऊपर अगर आप जो टाइम फ्रेम को लगाओगे तो आपको लगेगा यार मार्केट तो नीचे गिर रहा है कंटिन्यूसली, इसमें तो यार आप मुझे जो है बियरिश यानी कि जो है पुट बाय करना चाहिए। बट इस तरीके से वर्कआउट नहीं होता, बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर भी जा रहा होता है। तो जैसे कि एग्जांपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो मार्केट तो यार कितने टाइम में ऊपर नीचे, कितना बड़ी बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ भी आ रही है इसके दौरान, और काफ़ी बार नीचे भी जा रहा है। तो डे टाइम में तो आपको दिख रहा है नीचे ही नीचे जा रहा है, बट जब आप 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में शिफ्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि यार इतना बड़ा स्पाइक ऊपर की तरफ भी आ रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो सिर्फ बियरिश मूवमेंट नहीं है, बुलिश मूवमेंट भी है बीच बीच में, जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो यार 5 मिनट 15 मिनट ये जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे सूटेबल टाइम फ्रेम है। तो आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है जैसे आप जो कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम को चेंज करते हो। अब बात करते हैं मार्केट के ट्रेंड को या फिर फेस को कैसे पहचाने, किस तरीके से मार्केट की चाल होती है। देखो मार्केट के अंदर देखा जाए तो 2 ही चीज़ है, या तो आप बाय करोगे या तो आप सेल करोगे, तीसरी चीज़ मार्केट के अंदर है ही नहीं। बट फिर भी मतलब या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और 2 ही बटन से, बाय या फिर सेल। इतनी सिंपल होने के बावजूद भी मार्केट के अंदर 99% ट्रेडर्स जो लॉस करते, क्यों? बिकॉज यार इतना सिंपल भी नहीं है। मार्केट चलता भी कैसे, यहाँ पर आप देख लो। देखो मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में तो यार इस तरीके से नहीं चलता है, मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। बिकॉज मार्केट गेम क्या पता है, मार्केट एक डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर 2 टाइप के लोग होते हैं, मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई भी अभी समझा देता हूं। ये रहा बायर और ये रहा सेलर्स। ओके, और इन दोनों के बीच में ना टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। वो गेम नहीं होता एक रस्सी से 2 टीम अपने तरफ वो जो रस्सी को खींच रही होती है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर बायर्स एंड सेलर्स दोनों प्राइस को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जो उनको जस्टिफाई या फिर जो उनको सही लगता है, राइट। तो ये जो दोनों में से जो गेम को जी जाता है वो अपनी तरफ प्राइस को लेके जाता है। तो ये जो बीच बीच में पुल बैक आता है मार्केट के अंदर, ये रिवर्सल जो आता है ना, ये क्यों आता है? बिकॉज इस पर्टिकुलर जोन के दौरान मार्केट के अंदर सेलर्स ने मार्केट को डोमिनेट किया था, तो इसलिए ये जो पीछे आ गए थे वापस, राइट। तो थोड़ा सा पीछे नीचे आ गए, तो यहाँ से शुरू हुआ था, फिर अगेन एक रिवर्सल आ गया, ये नहीं पुल बैक आ गया। बट इन टोटल मार्केट के अंदर बायर्स, अगर आप इस कंप्लीट ट्रेंड को देखोगे, हम लोग बुलिश किए थे, क्यों? बिकॉज टोटल में जो है बायर्स काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थे, इसलिए थोड़ा बहुत नीचे आके क्यों ना हो, मार्केट लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाता रहा। ये रहा बेसिकली बुलिश ट्रेंड। इसके अंदर एक चीज है यहाँ पर, अभी जो पुल बैक आ रहा है इसे भी हम लोग कुछ कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, इसे हम लोग कहते हैं हायर हाई। जब आप चार्ट ऊपर जा रहा है तो एक नया इसने हाई बनाया यहाँ पर, राइट। उसके बाद एक हायर लो बनाया,
यानी कि जो हाई है, हाई के बाद एक जो नया लो बनता है, तो ये पिछले हाई से तो ऊपर ही है, तो ये हायर लो हो गया। उसके बाद एक नया हाई मार्केट ने बनाया, तो हायर हाई इसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद एक नया लो बनाया, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये हायर लो हो गया। फिर उसके बाद एक नया हाई बनाया, तो ये हायर हाई बन गया, और ये जो नया लो बनाया ये पिछले के कंपैरिजन में ऊपर ही बना है, तो इसे हम लोग जो नया हायर लो कहते हैं। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर जो है मार्केट ऊपर जाता है। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो मार्केट जो है इसी तरीके से नीचे भी आता है, राइट। सो एग्जांपल, अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो कुछ इस तरीके से मार्केट जो नीचे आएगा। तो उस केस में भी अगर आप देखो, सो ये जो है ना, तो उस केस में हम लोग इसे कहते हैं, ये जो आपको दिख ले, ये जो है ना लोअर, एक नया बना है, लोअर लो बना है, और उसके बाद एक लोअर हाई बना है। ये एक नया लोअर लो बना है, उसके बाद एक लोअर हाई बना है। बिकॉज मार्केट अल्टीमेटली एक ये सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा लो बनाया था यहाँ पर, राइट। उसका थोड़ा ऊपर बना है, पिछले से ये जो है नीचे ऊपर आया है, बट एक पिछले बार से थोड़ा सा नीचे ही है, तो ये नया लोअर हाई बन गया और एक लोअर लो बन गया। इससे भी और एक लो नीचे बना है, तो ये नया लोअर लो बन गया और ये बन गया नया लोअर हाई, राइट। तो इस तरीके से मार्केट नीचे या फिर ऊपर जाता है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रहा है, यानी कि साइडवेज मोमेंटम है मार्केट के अंदर। यानी कि एग्जांपल, मार्केट इस तरीके से ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, बट एक क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। यानी कि जो है यहाँ पर जो उतने ही ज़्यादा एक्टिवेट सेलर्स भी है और यहाँ पर जो उतने ही ज़्यादा एक्टिवेट्स बायर्स भी है। यानी कि दोनों भी रेस को नहीं जीत रहे, इक्वल हो चुका है दोनों की स्ट्रेंथ। बायर भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं और सेलर्स भी उतनी ही तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। तो प्राइस की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी है, प्राइस के अंदर ज़्यादा बड़ी बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है, फिर एक क्लियर ट्रेंड आपको जो नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से कुछ जो मार्केट का ट्रेंड होता है। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, राइट। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मैंने आपको जो पहले ही बता दिया कि एक लेवल के पास जब मार्केट नीचे आता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं वगैरह वगैरह, बट इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, जब आप एक चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, जब एक चार्ट हम लोग रेजिस्टेंस कब कहते हैं, जब एक चार्ट जो इस लेवल पे एग्जाम्पल बार बार आ रहा है और यहाँ पर जो इस लेवल से बेसिकली हम मान के चलो अगेन ये 500 का लेवल है, तो इस लेवल पे आने के बाद ये जो चार्ट बार बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके जो है नीचे गिर रहा है, इसके मतलब यहाँ पर जो काफ़ी सारी सेलिंग हो रही है, सेलर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये जो चार्ट प्राइस यहाँ पर सेलर्स को लग रहा है बेसिकली ये जो प्राइस काफ़ी महंगा है, इसे और नीचे जाना चाहिए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। बिकॉज ये पिछली बार यहाँ पर जो ये आने के बाद नीचे ही गया था, इस बार भी जब आएगा तो ये नीचे ही जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो सेलर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और वो जो ओवर पावर कर देते हैं बायर्स को। तो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो लड़ाई होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम होता है, इस गेम के अंदर फिर यहाँ पर जब जितनी बार भी चार्ट आते हैं ना, मोस्ट लाइकली जो है सेलर्स यहाँ पर ज़्यादा आ जाते हैं बायर्स के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस के पास, तो ये जो गेम सेलर्स जीत जाते हैं। सिमिलरली जब ये जो है सपोर्ट के पास एक प्राइस आ जाता है, तो पिछली बार जब ये आया था तो ऊपर गया था, इस दूसरी बार आया तो भी ऊपर जाएगा। इस तरीके से जो बायर फिर यहाँ पर जो है काफ़ी बार एक्टिवेट हो जाते हैं बाइंग लेवल की, बिकॉज ये बाइंग लेवल बन जाती है। काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पर, ये सेलर्स भी जब होते हैं ना, ये सेलर्स कौन होते हैं, तो ये आप और मैं ही होते हैं। जब यहाँ पर आएगा तो मुझे लगता है यार ये सेल करना चाहिए बिकॉज रेजिस्टेंस है, तो आप सेल करने लग जाते हो। और जब ये प्राइस यहाँ पर आता है तो आपको लगता है नहीं यार यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं बिकॉज ये सपोर्ट है, फिर अभी और ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके बेच देंगे, तो आप बायर बन जाते हो और आप ही कभी कभी सेलर बन जाते हो। अपने अपने एनालिसिस का वो जो पार्ट है, राइट। अब ये जो क्यों इस तरीके से होता है, बिकॉज ये गेम है डिमांड एंड सप्लाई का। बिकॉज अगर एक 500 सेलर है और 600 बायर्स है तो डेफिनेटली सेलर्स के सारे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे और बायर एक्स्ट्रा उड़ जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा बचे रहेंगे। तो ये जो कंपैरेटिवली बायर ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम इसी तरीके से काम करता है। वॉल्यूम के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बट प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास जब भी लोग सपोर्ट ड्रॉ करते हैं या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, इससे बहुत सारी गलतियां करते हैं। बिकॉज देखो, हर बार जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास एक चार्ट आएगा
जरूरी नहीं कि वो चार्ट ब्रेक रेजिस्टेंस ले, या फिर हर बार जब एक सपोर्ट के पास आएगा तो जरूरी नहीं एक चार्ट जो है सपोर्ट ही ले। ये जो उल्टी दिशा में भी जा सकता है, इस लेवल को ये जो है ब्रेक भी कर सकता है। और ये कौन से सिनारियोज होते हैं इसे हम लोग जो अभी समझेंगे। किस तरीके से मार्केट की चाल को भी आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि क्या मार्केट इस लेवल को इस बार रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। बिकॉज जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, ये जो मैंने आपको बताया ये बायर्स और सेलर्स कौन है, हम ही तो लोग हैं जो बायर्स और सेलर्स है। तो एक बार अगर ये जो ब्रेक हो जाता है, ये जो लेवल होता है, या फिर ऊपर की से एग्जांपल ये जो ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर गया लेवल, तो ये जो सारे सेलर से अपने जो ट्रेड होते हैं वो क्लोज कर देंगे भी उनका, बिकॉज उनका एसएल हिट हो जाएगा, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बिकॉज उन्होंने 500 में बेचा होगा, उनको लगेगा नीचे आएगा और मैं प्रॉफिट बना लूंगा, बट 500 का वो 550 हो गया, महंगा बन गया और थोड़ा महंगा बन रहा है, तो जो बेच देंगे, राइट। तो सेलर साले जो है बायर साले नहीं, सेलर सारे जो है बायर्स बन जाएंगे। तो ये जो इस लेवल के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सारे सेलर्स कम हो जाएंगे और यहाँ पर जो है बायर्स काफी ज्यादा आएंगे और चार्ट को और ऊपर लेके जाएंगे। तो जब वो एक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बस एक नाम के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने, एक बहुत ही हाई लिक्विडिटी वाला जोन होता है। ये जो जोन होता है यहाँ पर आप देख लो, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, वेट कर लो। तो ये बेसिकली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बस नाम के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर जो है काफी सारी लिक्विडिटी आती है, काफी सारा वॉल्यूम आता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज आप जब एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर आप ये चार्ट मिडल में है, आप मुझे बताओ क्या आप ट्रेड लोगे? मोस्ट लाइकली आप नहीं लोगे। बिकॉज आप भी वेट कर रहे होंगे या तो मैं नीचे आए थोड़ा सा और सस्ता हो जाए, इस लेवल पे खरीदूंगा मैं जब ये 200 रुपये होगा, तब ताकि मैं जब 200 में बेचूं तो फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ से सपोर्ट लेगा तो फिर मैं आगे ऊपर जाके और बेच दूंगा। तो इसी तरीके से जब ये चार्ट बीच में होता है ना, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं होती, तो ये जो सपोर्ट होता है ना नीचे, यहाँ पर या तो यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, या तो फिर यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी होती है। और इसीलिए जब ये ब्रेकआउट होता है तो लिक्विडिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब एक बॉक्स से बाहर या फिर एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को चार्ट ब्रेक कर देता है तो बहुत सारे लोग बायर, तो जैसे एग्जांपल यहां से अगर इसने ब्रेक कर दिया तो बायर्स तो खुश है और बायर्स तो यहाँ पर है ही, और ये सारे सेलर्स भी काफी सारे बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो या फिर सेलर काफी कम लिमिटेड हो जाएंगे और बायर बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ पर जो एक बड़ी बड़ी मूवमेंट आपको जो देखने मिलती है। और मैं आपको अभी चार्ट के अंदर भी लेके जाता हूँ और मैं आपको चार्ट के अंदर समझाता हूँ। देखो यहाँ पर अभी एक चार्ट है, ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर आप देख लो। अब यहाँ पर ना काफी लोग गलतियां भी करते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये मैंने जैसे कि चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया, देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और इस तरीके से अगर मैंने ड्रॉ किया होता है पिछले पॉइंट को देखते हुए, तो ये मेरे लिए ब्रेकआउट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ अगर इस तरीके से मैं ड्रॉ करता तो आपको कभी भी ना इस तरीके से एक लाइन से रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट को ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज ये आप फिर समझ सकते हो कि ये ब्रेकआउट हो गया। आपको कभी भी एक रेक्टेंगल, एक जोन बनाना है। देखो इस तरीके से अगर एक जोन आप बनाओगे तो आपको समझ में आया कि रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। बिकॉज ये कोई ओलंपिक की विनिंग रेस की लाइन नहीं है कि वहां पर आके वो टच करके ही नीचे आएगा। फिर ये एक जोन में काम करते हैं, बिकॉज वो उस जोन के पास जब आएंगे तो सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपको समझना है, कभी थोड़ा सा नीचे से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके भी आ सकता है। अगर मैं इस तरीके से जोन को ड्रॉ करूंगा तो देखो मेरे लिए कितना इजी हो गया कि यार देखो ये पहली बार भी नीचे आया था और दूसरी बार भी नीचे आ गया, और फिर यहाँ से अगर मैंने सेलिंग की होती तो मेरा यहाँ पर जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगा कि मैं काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बना लेता। या फिर अगर ये नीचे वाले जोन को भी अगर मैं ड्रॉ करूँ ठीक से, इस लेवल को, देखो पिछला वाला जो एक बार ही सपोर्ट लिया था, मैं इस एग्जांपल के लेता हूँ। देखो जितनी बार डेटा पॉइंट्स ज्यादा होंगे उतना वो सपोर्ट ज्यादा होता है। एग्जांपल के लिए अगर थोड़ा और पीछे जाए, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, देखो सपोर्ट के अलावा एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट होता है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं इसे भी हम लोग सीखेंगे, वो भी नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। पहले मैं आपको एक सपोर्ट का एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स गो, ओके। तो यहां पर अभी आप देख लो, यहां पर मुझे एक ना काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पर चार्ट बार बार आके जो सपोर्ट ले रहा है।
यहाँ पर आप देख लो ये सारे लेवल्स यहाँ पर जो मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, ये देखो ये सारे लेवल एक ही लेवल पे जो प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहा है 51,000 का प्राइस है। यहाँ पर जो कितनी बार चार्ट जो आके बाउंस बैक किया, बट कभी कभी थोड़ा ऊपर से भी बाउंस बैक किया। तो क्या ये सपोर्ट नहीं है? सपोर्ट नहीं लिया है, डेफिनेटली सपोर्ट लिया। और इसे किस तरीके से ड्रॉ करना है, अगर आप जो एग्जाम्पल थोड़ा पीछे चले जाओ और अगर मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ एक सपोर्ट को, अगर समझो मान लो यही तक चार्ट होता और अगर मुझे प्रेडिक्शन करना होता तो मैं अगर इस लाइन को लगा देता, राइट, अगर इस लाइन को मैं इस तरीके से लगा देता तो मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, यहाँ पर मैं बाइंग लेवल नहीं ले लेता मैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। अगर इसकी जगह अगर देखो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता तो यार मैं यहाँ पे तो बाय कर लेता बिकॉज ये सपोर्ट है, बट यहाँ पर या फिर यहाँ पर बाय करने के मेरे चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज मुझे लगता है यार यहाँ पे ऊपर जा रहा है बट नहीं, थोड़ा और नीचे आएगा और ये मेरी बाइंग मिस हो जाती। ये जो बाय यहाँ से ये बाउंस बैक किया, आप वेट कर जाते नीचे आने का, बट ये नीचे आया नहीं, तो इसे थोड़ा सा ये इस बार तो थोड़ा सा ऊपर से चला गया, बट अगर आपको जो अच्छी तरीके से इसे जो है समझना एक लेवल को, तो आपको जो एक जोन को ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप एक जोन को ठीक तरीके से ड्रॉ करते हो इस तरीके से कुछ, तो अभी आप देख लो एक क्लियर सपोर्ट आपके सामने, राइट। पिछली बार जब आपने लाइन ड्रॉ की थी आपको नहीं लग रहा था कि ये जो है यहां पर आके एक चार्ट जो है बाउंस बैक करेगा, आपने वेट किया नीचे आने का यहाँ पर इस लाइन तक, बड़े चांस तो वैसे ही बाउंस बैक हो गया। यहाँ पर आपने बाय करके अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट आप बना सकते थे, बट आपका मिस हो गया। क्यों मिस हो गया? बिकॉज यहाँ पर आपको लगा और नीचे आएगा। तो इस तरीके से अगर आप जोन बनाओगे तो यहाँ पर आप देखो कितनी बार ये जो इस लेवल के पास आके जो है सपोर्ट लिया है। तो आपको कभी भी एक जोन में ही काम करना है। एक जोन जब आप लगाते हो तो ईजी हो जाता है और आपके लिए आपका एनालिसिस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन भी बेसिकली इट इज़ नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक ट्रेंड लाइन, जब एक चार्ट साइडवेज में नहीं, चार्ट नीचे गिर रहा है बट उसमें भी एक पैटर्न है, जैसे मैंने आपको हायर हायर फिर हायर लो बताया था, उसी तरीके से आपको जो ये जो अगर एक चार्ट एग्जांपल के लिए नीचे गिर रहा है बट नीचे गिरते गिरते भी ये जो है लोअर लो पे, जो लोअर लो पे जब बार बार आ रहा है चार्ट, तो इन सारे लोअर लोज को आपको कनेक्ट करना है इस तरीके से कुछ, और हायर लोज को भी आपको जो है लोअर हाइज को भी आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखो आपके पास एक जो एक जोन मिल गया आपको, जहाँ जिस वे से चार्ट जो नीचे गिर रहा है, एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से कुछ जो है चार्ट नीचे गिर रहा है, तो ये आपके जो मैंने आपको बताया ये सारे लोअर लो हो गए आपके, राइट, और ये हो गया आपके लोअर हाइज। मैंने आपको एक चार्ट के अंदर बता दिया था। तो ये बेसिकली आपको मिल गई यहाँ पर आके जो बार बार चार्ट सपोर्ट ले रहा है और इस लेवल पे आके जो चार्ट बार बार रेजिस्ट होके यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो ये जो साइड गिरते हुए मार्केट के अंदर भी आपको देखने मिलता है सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन तक ही सीमित नहीं होता, इसे आप जो वर्टिकली डायगोनली भी लगा सकते हो, वर्टिकली नहीं डायगोनली भी लगा सकते हो। और जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप देख लो, जैसे यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक हुआ एक तो, जब भी एक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने हम लोग आगे आएंगे। एक बड़ी कैंडल के साथ जब ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जो बड़े बड़े मूवमेंट आपको देखने मिलती है, और लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखो तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट किया। इसे मैं अभी निकाल देता हूँ, यहाँ पर आप देख लो, ये जो ब्रेकआउट के बाद अल्टीमेटली नीचे ही गया है। तो इस तरीके से आपको जो लेवल्स को ड्रॉ करना है, अगर लेवल सपोर्ट को ब्रेक करता है फिर नीचे की तरफ आपको ट्रेड लेना चाहिए। आइडियली स्टॉप लॉस के साथ लोगे तो बेटर होगा, स्टॉप लॉस के साथ ही लेना है, बेटर क्या। और अगर ऊपर जाया गया तो फिर आपको जो बाय करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। बीच में जब ये चार्ट है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, तब भी आप ट्रेड लेके पैसा बना सकते हो, और जब वो ब्रेकआउट करेगा तब भी बना सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए कब वो चार्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या फिर कब वो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाएगा। ये भी आपके लिए पहचानना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही तो होता है ना, बाय एंड सेल ही तो पहचानना है, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं समझ में आती है। एनालिसिस यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ भी एनालिसिस हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर रिस्क मैनेजमेंट भी तो प्रॉपर होना चाहिए। आगे बढ़ते देखो मार्केट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप देखो एक साइडवेज मार्केट के अंदर आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता है, बट डायगोनली भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता है, उसे आप जो है ट्रेंड लाइन कहते हो।
तो मार्केट के अंदर ना अलग अलग पैटर्न बनते हैं, हर बार आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही दिखे जरूरी नहीं, अलग अलग पैटर्न के जरिए भी आप जो मार्केट की हिस्ट्री को बेसिकली डेटा पॉइंट्स को, मतलब डेटा पॉइंट्स तो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए, चार्ट पैटर्न्स बेसिकली एक पैटर्न होता है जो बनता है, और वो पैटर्न अगर बना है तो मोस्ट लाइकली जो पिछली बार जब हिस्ट्री में कितनी बार जब वो पैटर्न दिखा है, मोस्ट टाइम वो जो वैसे रिएक्ट किया है, और इस टाइम आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो हिस्ट्री में प्रेडिक्ट किया है इतनी बार वो उसी तरीके से प्रेडिक्ट करेगा। तो चार्ट पैटर्न के अंदर ना हम लोग डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे, बट फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। चार्ट पैटर्न 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका जो रिवर्सल पैटर्न, दूसरा होता है आपका जो कंटिन्यूएशन पैटर्न, माफ करना स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो भाई, और तीसरा है आपका जो है कंसोलिडेशन पैटर्न, राइट, ये भी सही लिख दिया। इस तरीके से जो होते हैं रिवर्सल पैटर्न बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल हमारा एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है जो कि ये रिवर्स करता है, जब चार्ट ऊपर जा रहा होता है एक यम पैटर्न बनता है, यानी कि 2 बार ये जो है डबल टॉप बनाता है, 2 बार टॉप बनाता है और यहाँ पर आके जो है रिवर्स कर जाता है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, तो ये हमारा डबल टॉप पैटर्न होगा, ये रिवर्स कर गया, पहले ऊपर जा रहा था बट पैटर्न बना, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो ये रिवर्सल है, जब जो ट्रेंड चल रहा था और पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड चेंज हो गया, इससे हम लोग रिवर्सल कहते हैं। एग्जांपल और देता हूँ, इसका ही अपोजिट होता है डब्ल्यू पैटर्न, ये आता है ऊपर से नीचे बट पैटर्न बनने के बाद ये जाता है ऊपर की तरफ, नेकलाइन को ब्रेक करके या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है। और एक एग्जांपल के लिए तीसरा है हमारा काफ़ी पॉपुलर भी है, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कुछ इस तरीके से दिखता है, जो इंसान का शोल्डर और हेड नहीं होता उसी तरीके से आपको दिख रहा होता है, ये पहले जो एक छोटा सा माउंटेन बनाता है, दूसरा बड़ा माउंटेन बनाता है, और तीसरा माउंटेन भी पहले की जितना ही लेवल पे सेम होता है, और ये जो आता है नीचे से ऊपर, बट ये जो पैटर्न जब बनता है उसके बाद फिर ये नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, यानी कि जो पहले ऊपर जा रहा था पैटर्न बना फिर रिवर्स हो गया ट्रेंड। इसका उल्टा भी होता है, सब पैटर्न के उल्टे भी होते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि इस तरीके से माउंटेन उल्टे बनते और फिर अभी ये नीचे आ रहा है तो फिर कहाँ पर जाएगा, रिवर्स होगा, ट्रेंड ऊपर जाएगा। तो ये हो गया रिवर्सल पैटर्न। दूसरे पैटर्न हो गए कंटिन्यूएशन पैटर्न। सारे ये जो पैटर्न से हमने हमारे, अगर आपको याद नहीं करने, आपको याद कर लो, प्रिंट मार लो, गूगल पे सारे चीज़ें आपको मिल रही है, बट अगर आपको रेडीमेड चाहिए हमारी किताब आप बाय कर सकते हो। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब क्या, ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, ट्रेंड कंटिन्यू रहता है पैटर्न बनने के बाद भी। वो किस टाइप के पैटर्न है आप देखो, हर बार जरूरी नहीं हो ऐसा हो, जब एम बने तो ये अगेन फिर सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, इस तरीके से बस एक हिस्ट्री है, डेटा पॉइंट से ऐसा बार बार होता है इस तरीके से। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है, एक फ्लैग पैटर्न होता है, वो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इस तरीके से ऊपर जा रहा होता है ट्रेंड, फिर नीचे जाता है एक फ्लैग के जैसे, और ये जो एक बॉक्स बनाता है और फिर ये जो फ्लैग जैसा दिखता है पैटर्न, ट्रेंड पहले ऊपर जा रहा था उसके बाद ये जो ऊपर से क्लोज करके ये ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जाता है, यानी कि जो ट्रेंड था वही कंटिन्यू रहता है, यानी कि बुलिश ट्रेंड रहेगा। एग्जांपल के लिए उल्टा भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। उसके बाद है बुलिश रेक्टेंगल, यानी कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा होता है, एक बुलिश रेक्टेंगल बनता है, यानी कि साइडवेज के अंदर मार्केट जाता है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करके ट्रेंड कंटिन्यू ही रहता है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न, यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जैसे कि एग्जांपल एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ट्रेंड थोड़ा सा कॉन्वर्ज होता है, यानी कि मूवमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये दोनों की तरफ एक रेक्टेंगल इस तरीके से बनते हैं और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है। तो ये बेसिकली ना कंसोलिडेशन ट्रायंगल, ये ऊपर से भी ब्रेकआउट कर सकता है या फिर नीचे से भी ब्रेकआउट कर सकता है, इसे हम लोग कंसोलिडेशन पैटर्न बनते हैं, थोड़ा सा कॉन्वर्ज हो जाता है। या फिर असेंडिंग ट्रायंगल, या असेंडिंग ट्रायंगल किस तरीके से होता है, एक रेजिस्टेंस को बार बार टकरा रहा होता है, बट ये जो सपोर्ट होता है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, यानी कि हायर लो होता है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देख लो। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है बेसिकली हायर लो का, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है या फिर नीचे भी ब्रेकआउट दे सकता है, इसे हम लोग कंसोलिडेशन पैटर्न कहते हैं। तो ये सारे पैटर्न से, बहुत सारे पैटर्न से सारे कवर नहीं करूंगा, बट आई होप कि आपको ऊपर की तरफ आइडिया लग चुका होगा कि ऐसे पैटर्न्स होते हैं। तो ये सारे पैटर्न से, इसे हम लोग थोड़ा चार्ट में भी देख लेते हैं, ओके। तो कोई पैटर्न अगर हमें दिख लिया तो मैं आपको जो दिखा देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो, अभी पैटर्न मैंने आपको जैसे ड्रॉ किए,
एग्जैक्टली पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ पर आप देख लो ये यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, यानी कि डबल बॉटम बना है। यहाँ पर देखो एक पहला बार बॉटम बना है और दूसरा बार यहाँ पर बॉटम बना है। एक ट्रेंड देखो रिवर्स भी हो गया, यहाँ पर आप देखो ट्रेंड नीचे जा रहा था, ये पैटर्न बना डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम कह लो इसे। ये नेकलाइन थी जो मैंने आपको बताई, इसे ब्रेक करके ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, राइट। सस्टेन नहीं कर पाया, बट आप देख लो ट्रेंड रिवर्स हो गया। जब जैसे डबल डब्ल्यू पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न बना, तो ये रिवर्सल पैटर्न है। तो उसके बाद जो ट्रेंड नीचे आ रहा था, ट्रेंड जो रिवर्स हो गया और ऊपर की तरफ जाने लगा पैटर्न के दिखने के बाद। इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जिसे आपको जो है काफ़ी सारे जो है गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, राइट, या फिर हमारे बुक के अंदर भी आपको जो है मिल जाएंगे देखने। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा आगे वाला पॉइंट, वो है वॉल्यूम का। भाई देखो वॉल्यूम के ऊपर कंप्लीट क्रैश कोर्स यहाँ पर बना है, इस वीडियो के अंदर जाके आप देख लो। बहुत कम लोगों ने देखा है, इतनी मेहनत से बनाया था, बट यार बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। लोगों को लगता नहीं, लोगों को बस लगता है इंडिकेटर या फिर एक बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी बताओ वही काम आएगी हमारे लिए, ऐसा नहीं होता यार। वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस मैं आपको भी दिखाता हूँ। सुबह मैंने एक ट्रेड भी लिया था, चलो मैं आपको लाइव मेरा एक ट्रेड भी दिखा देता हूँ आज। चलो आप देख रहे हो ये कोर्स के अंदर जो मेरा आज का ट्रेड है, एक छोटे से अमाउंट से लिया था, बट वॉल्यूम का कितना मेजर इम्पैक्ट होता है। वॉल्यूम बेसिकली कोई और चीज़ नहीं, एक इंडिकेटर है, बट ये बाकी इंडिकेटर की तरह नहीं होता, ये एक्चुअल मार्केट के अंदर होने वाला ट्रांजैक्शन को दिखाता है। वॉल्यूम क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग यानी कि बाइंग और सेलर है, दोनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। 100 रुपये में कोई सेल कर रहा है और कोई 100 रुपये में बाय कर रहा है, तो उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो 200 रुपये का वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो 200 रुपये का वॉल्यूम जनरेट हुआ तो दिखता कहाँ पर है, और जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतना बड़ा वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा। सी अभी ये मैंने लगा दिया, मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा आपको जो चार्ट दिखता है, वॉल्यूम इज नथिंग बट इंडिकेटर, ओके। सो आपको इंडिकेटर के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम सर्च करना है, और इस तरीके से वॉल्यूम जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे रेड एंड ग्रीन कलर के बार्स दिखते हैं। अभी एक बहुत ही बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि जब एक जैसे आपको सामने दिख रहा है एक ग्रीन कलर का बार है तो बाइंग हो रही है, और रेड कलर का अगर बार है तो सेलिंग हो रही है। तो एक बहुत ही बड़ा मिथ है। देखो सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग मतलब क्या, कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो बाय एंड सेल के बीच में जो ट्रांजैक्शन, समझो मान लो एक 100 रुपये की चीज़ कोई बेच रहा है तो कोई 100 रुपये में उसे खरीद रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो 100 + 100 200 रुपये का वॉल्यूम वहाँ पर जनरेट हुआ है। इस तरीके से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जब ज़्यादा होते हैं और उनका जो वॉल्यूम एक साथ यहाँ पर आपको जो देखने मिलता है, सो इसे वॉल्यूम कहते हैं। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन है ना आपके पास, ये जो वॉल्यूम अलग अलग कलर के होते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपको वॉल्यूम के ऊपर, इन दोनों के कलर आपको एक ही कर दो। सो इसे मैं जो है अभी ग्रे कलर में कर देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लगे। अब देखो सारा कन्फ्यूजन खत्म हो चुका है, अब आपके सामने एक ही कलर के जो है वॉल्यूम आ चुके हैं। अभी एक मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वॉल्यूम वर्कआउट होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ओके। आपको ऐसे नहीं, बीच में अभी काफ़ी बार ऐसा होगा, अभी जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो। सो काफ़ी बार ऐसा होगा बीच में अचानक से वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर कम होगा, तो आपको लगेगा वॉल्यूम कम होगा। आपको एवरेज देखना है, राइट। तो एवरेज अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक, अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक धीरे 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 वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है, वॉल्यूम ग्रो हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप देखो मोस्टली यहाँ से ये जो फ्लैट था, इसके बाद वॉल्यूम ग्रो होना शुरू हुआ। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो चार्ट उस वक्त हुआ क्या, यहाँ पर एक बेस बनाया था, एक सपोर्ट लिया और उसके बाद चार्ट ऊपर जा रहा था। एंड यहाँ पर मैंने एक एंट्री भी बनाई थी, मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगा, राइट। अभी ओपन कर लेता हूँ ज़ेरोदा। सो यहाँ पर आप देख लो, ऑब्वियसली मैंने वॉल्यूम को बस वॉल्यूम के देखिए एंट्री नहीं बनाई थी। यहाँ पर मेरा 5 AM में एक्टिव था जो कि इंडिकेटर है, और प्राइस एक्शन को देख के भी चीज़ें मैंने की थी। यहाँ पर देखो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मेरा EMA का एक रिवर्सल मैं आपको दिखाऊंगा वो, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर देखो वॉल्यूम भी ग्रो हो रहा था, सो यहाँ पर एंट्री ले लिया, उसके बाद चार ग्रो ही करता रहा। सो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड इसे डाइवर्जेंस कहते हैं, वॉल्यूम डाइवर्जेंस, वो वीडियो जाके आप देख लो। सो वॉल्यूम ग्रो हो रहा है यानी कि इंटरेस्टेड है पीपल, तो और भी चार्ट ऊपर चलता चला गया, और इतने काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए। मैंने अभी बात कर ही लिए थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आज का छोटा सा ट्रेड था, बट भाई ले लिया मैंने, राइट। छोटा सा ही ट्रेड था, मैंने ले लिया था। यहाँ पर आप देख लो, ये जो है
दो ट्रेड से एक पहले एक ट्रेड लिया था, दूसरा एक छोटा सा एक ट्रेड लिया, दोनों में एसएल हिट हो गए, इसलिए अदरवाइज हम लोग इससे जो है और आगे तक लेके जाने वाले थे। सो ओके, मैंने आपको ये भी दिखा दिया आज का। अब वॉल्यूम भी हो चुका है, अब बात करते आगे। राइट, ओके, पहले सबसे पहले तो यहाँ पर आप समझ लो, तो जैसे वॉल्यूम के अंदर डाइवर्जेंस में आपको शॉर्टली समझाते तो देखो, अगर चार्ट का प्राइस ऊपर जा रहा है एंड वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम का एवरेज देखना है, ऐसे नहीं अचानक से वॉल्यूम भी अगर बढ़ता चला जा रहा है तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि प्राइस और ऊपर जा सकता है, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय मोर एंड मोर। ओके, सो बिकॉज देखो, जब एक प्राइस, एक वॉल्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अभी उसका एक समरी यहां पर मैं आपको दे रहा हूं। देखो, जब एक प्राइस 100 रुपीज पे है, उसके बाद वो 120 पे जाता है, वो क्यों जाता है? बिकॉज किसी ने उसे 120 पे खरीदा है, राइट। लाइकवाइज 120 में जब 140 पे क्यों जाता है? किसी ने उसको 140 में भी खरीदा है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो जो प्राइस आपको दिखता है उसे एलटीपी कहते हैं, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वही आपको दिखा रहा होता है। जो मोस्ट रिसेंट प्राइस होता है ना, वो आपको दिख रहा होता है। तो ये कोई ना कोई खरीद रहा होता है ऊपर के लेवल्स के ऊपर, तो बायर जो होते हैं ना काफी ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर जो है लोग और भी लेवल पे इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं यानी कि ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है। उसी तरीके से अगर जो वॉल्यूम चार्ट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, यानी कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, रिवर्सल आ सकता है। उसके बाद अगर चार्ट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, यानी कि अगेन लोग इंटरेस्टेड नहीं है बेचने के लिए भी, तो कहीं ना कहीं तो भी सपोर्ट लेके मार्क रिवर्स करेगा। चार्ट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब और ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड इसे सेल करने के लिए, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है, सो ऑब्वियसली चार्ट और नीचे जा सकता है। ओके, तो ये चार टाइप है, इसे जो है वॉल्यूम कंफर्मेशन डाइवर्जन, वॉल्यूम पॉजिटिव डाइवर्जन, वॉल्यूम, इसे हम लोग जो कहते हैं वॉल्यूम पॉजिटिव डाइवर्जेंस वगैरह, चार पार्ट्स है, वो जाके वीडियो आप जो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, बट ये रहा वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऊपर भी एनालिसिस होता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी समझ लेते कि यार ब्रेकआउट असली है या फिर नकली है, कैसे समझना है, बिकॉज ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है। ओके, सो ये फेक है या फिर नहीं, कैसे समझना है? सी, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर एक चार्ट इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, इस लेवल पे आके जो बार बार इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आके जो बार बार इस तरीके से टकरा रहा है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि वो उस वॉल को, उस दीवार को, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। बट क्या चांसेस है? वो नीचे भी तो जा सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है। आपको पहचानना है क्या सच में नीचे जाएगा तो फिर आप सेल करोगे, अगर ऊपर जाएगा तो फिर आप बाय करोगे। बट ये आपके लिए पहचानना कैसे ईजी होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो, यहाँ पर एक टर्म होती है बिल्डअप करके। एग्जाम्पल ये होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर चार्ट इस तरीके से यहां पर आके जो अचानक से ऊपर चला गया, तो यहां पर बायर्स हावी तो हो गए, बट अगेन सेलर्स भी वहां पर है, तो सारे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो फेक ब्रेकआउट दे देगा, यानी यहां पर जो चार्ट फिर इस तरीके से ऊपर नीचे करके नीचे की ओर जा सकता है। बट उसके अगेंस्ट में अगर चार्ट यहां पर इस लेवल से इस तरीके से इस लेवल के नीचे बिल्डअप बना रहा है, यानी कि साइडवेज में चला गया, यहां पर कंसोलिडेट हो रहा है, तो चांसेस काफी ज्यादा है कि वो ब्रेकआउट करे। क्यों? उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझाता हूं। सी, यहां पर आप देख लो, यहां पर अगर ये बिल्डअप बना रहा है, इसका मतलब है सेलर्स जो है ना, बायर्स को बीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्राइस नीचे ही नहीं जा रहा है, इस लेवल के आसपास है। तो रेजिस्टेंस के पास जो है ना प्राइस काफी खेल रहा है, तो यानी कि बायर्स कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस के पास सेलर्स सेल करने के बाद भी प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि मोमेंटम बन रहा है, बिल्डअप बन रहा है, बायर्स और भी ज्यादा आ रहे हैं, और फिर और बायर्स जैसे आते हैं, ये अचानक से ब्रेकआउट हो जाता है और अच्छी मूवमेंट दे सकता है। तो अगर किसी चार्ट के पास बिल्डअप बन रहा है, मैं आपको भी लाइव एग्जांपल के साथ भी समझाता हूं, देख लेते हैं कहीं पे अगर एक ब्रेकआउट, सी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बिल्डअप बन रहा है, यहां पर आप देख लो, इस तरीके से यहां पर मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही थी, राइट, सेलिंग हो रही थी। यहां पर ये जैसे आ गए प्रीवियस सपोर्ट है, यहां पर आप देख लो प्रीवियस सपोर्ट है, इसलिए यहां पर जो है काफी बार इस सपोर्ट को बार बार टकरा रहा था। एग्जांपल अभी मैं आपको इसे ड्रॉ करके भी दिखाता हूं। ये प्रीवियस सेट सपोर्ट मैंने आपको दिखा दिया है, तो इस लेवल को ये जो गिर तो रहा था, यहाँ पर सेलर्स बहुत हावी थे, यहाँ पर बायर आ गए, राइट, यहाँ पर बायर है, बिकॉज बायर को पता है ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर खरीदो, यहाँ पर बायर्स ने खरीदा, ये सेलर्स यहाँ पर बेचते आ रहे थे। सेलर्स और बायर्स के बीच में यहाँ पर काफी टाइम लड़ाई चल रही थी, पर बायर्स इतने ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे नहीं खरीद पाए, क्योंकि वो ऊपर ही नहीं ले जा पाए।
तो सेलर्स यहाँ पर क्योंकि हावी थे इस लेवल पे, यहाँ पर जो है सेलर्स ने एक बिल्डअप बनाया एंड बिल्डअप बनाने के बाद इस लेवल से फिर अगेन इस सपोर्ट को तोड़ दिया बार बार यहाँ पर लड़ा के, एंड इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ अगेन कंटिन्यू हुआ। तो इसे कहते हैं बिल्डअप। एक बिल्डअप को देखना सीखो। अगर एक चार्ट बिल्डअप बना रहा है तो मोस्ट लाइकली उस लेवल को ब्रेक कर सकता है, अदरवाइज फिर जो सपोर्ट पे सपोर्ट लेके या फिर रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेके वापस रिवर्स कर सकता है। होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है। कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो अभी मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अभी यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो स्ट्रैटेजी आप कोई भी चूज करो, प्राइस एक्शन चूज करो, इंडिकेटर्स चूज करो, मैं आपको सच बता रहा हूं इस वीडियो के एंड में, भले आप इस वीडियो को फिर अनसब्सक्राइब कर दोगे, अनफॉलो कर दोगे, डिसलाइक कर दोगे, बट मैं बोलूंगा देखो कोई भी स्ट्रैटेजी, दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आप लिखो, या फिर मैं बता रहा हूँ या फिर किसी और की स्ट्रैटेजी ले लो, इंडिकेटर ले लो, टेक्निकल एनालिसिस ले लो, क्वांटिटी एनालिसिस ले लो, प्राइस एक्शन ले लो, बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, आप 2 साल बाद भी आप मुझे याद करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद स्ट्रैटेजी। बिकॉज अगर देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, एक एक्सपेरिमेंट, लक सिक्का उछाल के मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा, फिर भी मैं ज्यादा लॉस में नहीं जाऊंगा, रादर मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। करेंगे मुझे, अगर आपको एक्सपेरिमेंट चाहिए तो कमेंट के नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा वीडियो, प्लान कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट इतना जरूरी है, तो यार रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी तो करो पर रिस्क मैनेजमेंट भी साथ में आपको सीखना है। अगर करोगे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी कमी रही होगी, मैं कुछ पॉइंट भूला होगा, कमेंट के अंदर पूछो, डेफिनेटली आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच।